तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प सफ़र पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफ़र जो आसमान की अनंत ऊंचाइयों से शुरू होकर सीधे हमारे पैरों के नीचे मौजूद मिट्टी की खामोश गहराई तक जाता है। ये सच में एक बहुत ही अद्भुत विषय है। बिल्कुल, मतलब सोचने में थोड़ा अजीब लगता है ना कि ऊपर मंडराने वाले बादलों के मिजाज और जमीन के अंदर मौजूद मिट्टी के रसायनों में एक गहरा वैज्ञानिक रिश्ता हो सकता है। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो कृषि विज्ञान से जुड़ी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए तो ये चर्चा बहुत ही काम की होने वाली है। सही कहा आपने। और अगर हम आज की इस चर्चा के दायरे की बात करें तो ये एक बहुत ही शानदार परिदृश्य पेश करता है। हम अपनी शुरुआत करेंगे बड़े स्तर की मौसम प्रणालियों से, जिसे विज्ञान की भाषा में मैक्रो लेवल मेट्रोलॉजिकल सिस्टम्स कहा जाता है। मैक्रो लेवल से फिर हम नीचे जमीन की तरफ आएंगे। हाँ बिल्कुल, वहां से हम परतों को खोलते हुए सूक्ष्म स्तर यानी माइक्रो लेवल तक जाएंगे, जहां मिट्टी के इलेक्ट्रोकेमिकल गुण और पानी की गतिशीलता काम करती है। ये देखना वाकई अद्भुत है कि प्रकृति में कोई भी चीज अलग थलग काम नहीं करती। मतलब आसमान से गिरने वाली एक बूंद कैसे जमीन के नीचे एक पूरी रासायनिक श्रृंखला शुरू कर सकती है, ये समझना अपने आप में एक रोमांचक अनुभव है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले आसमान की तरफ ही देखते हैं। खेती हो या हमारी रोजमर्रा की अर्थव्यवस्था, मौसम की सटीक जानकारी होना बहुत जरूरी है। जाहिर है, अगर पहले से पता हो कि कब बारिश होगी या कब सूखा पड़ेगा तो बहुत कुछ बचाया जा सकता है। तो मौसम विज्ञान में इस पूर्वानुमान को कैसे बांटा गया है? इसी मुख्य रूप से 3 अलग-अलग समय सीमाओं में रखा जाता है। सबसे पहली श्रेणी है अल्पावधि या शॉर्ट रेंज फोरकास्ट। ये पूर्वानुमान 3 दिन यानी अधिकतम 72 घंटे तक के लिए होता है। अच्छा, 72 आवर्स तक। हाँ, लेकिन इसमें एक बहुत ही दिलचस्प पेंच है। ये भविष्यवाणी मुख्य रूप से शुरुआत के 36 घंटों के लिए सबसे ज्यादा सटीक मानी जाती है। मौसम बहुत तेजी से बदलता है ना, इसीलिए इस पूर्वानुमान को दिन में 2 बार अपडेट करके जारी किया जाता है। दिन में 2 बार मतलब सुबह और शाम? बिल्कुल, और इसे तैयार करने के लिए जिस तकनीक का इस्तेमाल होता है उसे सिनॉप्टिक विधि कहते हैं। सिनॉप्टिक विधि, जहां तक मैं इस शब्द का अर्थ समझ पा रहा हूं, इसका मतलब एक ही समय में एक बहुत बड़े इलाके के मौसम की एक तस्वीर या स्नैपशॉट लेना होता है। एकदम सही। जैसे सैटेलाइट की मदद से एक ही पल में पूरे देश के तापमान और हवा के दबाव को एक साथ देखना, ताकि पता चले कि अगले 1-2 दिन में मौसम का मिजाज किधर करवट लेगा। आपने इसे बहुत ही सटीक तरीके से समझाया है। सिनॉप्टिक का मतलब ही है एक व्यापक नजारा एक साथ देखना। इसके बाद जो दूसरी श्रेणी आती है वो है मध्यावधि पूर्वानुमान यानी मीडियम रेंज फोरकास्ट। इसका दायरा 3 से 10 दिन का होता है। 3 से 10 दिन? हाँ, और भारत में इस काम को संभालने के लिए नई दिल्ली में एक बेहद महत्वपूर्ण वैज्ञानिक संस्था काम करती है, जिसे नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग या संक्षेप में NCMRWF कहा जाता है। NCMRWF। अगर जमीनी स्तर पर सोचें तो एक किसान के लिए ये 3 से 10 दिन वाली सबसे महत्वपूर्ण विंडो होती है। बिल्कुल। यही वो समय है जब खेत तैयार करने या बीज बोने की रणनीति बनाई जाती है। तो जो तीसरी श्रेणी है, जो 10 दिनों से भी आगे की बात करती है, वो किस तरह काम करती है? उसे दीर्घावधि या लॉन्ग रेंज फोरकास्ट कहते हैं। ये 10 दिनों से अधिक समय का अनुमान लगाता है और इसे रोजाना या हर हफ्ते जारी नहीं किया जाता। ये साल में सिर्फ 3 बार जारी होता है। साल में सिर्फ 3 बार? हाँ, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो भारत में जो मॉनसून ट्रैकिंग होती है, जिस पर पूरी कृषि व्यवस्था टिकी है, वो इसी दीर्घावधि पूर्वानुमान पर आधारित होती है। मतलब ये कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये दशकों के सांख्यिकीय अवलोकनों का नतीजा होती है। इसी से किसान अपना फसल चक्र या क्रॉपिंग पैटर्न तय करते हैं कि इस साल धान लगाना सही रहेगा या पानी कम होने की आशंका है तो बाजरा बोना चाहिए। ये कमाल का विज्ञान है कि कैसे पुराने सांख्यिकीय आंकड़े भविष्य का रास्ता दिखाते हैं। लेकिन एक स्थिति की कल्पना करते हैं, मौसम विभाग ने बारिश का अनुमान लगाया, किसान ने बीज भी बो दिए, आसमान में काले बादल भी छा गए, पर वो बरस ही नहीं रहे। ऐसा अक्सर होता है। तो ऐसे में इंसान ने हाथ पे हाथ धरकर बैठने के बजाय प्रकृति को थोड़ा धक्का देने का तरीका खोज लिया है, जिसे हम क्लाउड सीडिंग या कृत्रिम वर्षा कहते हैं। हाँ, ये मौसम को अपने पक्ष में मोड़ने की एक बेहद उन्नत तकनीक है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है कि बस हवाई जहाज में बैठे और बादलों पर कुछ भी छिड़क दिया,
बादलों के तापमान के हिसाब से इसकी अलग-अलग विधियां काम करती हैं। अच्छा, मतलब हर बादल के लिए अलग तरीका? बिल्कुल। जैसे कि सबसे पहले होते हैं गर्म बादल या वार्म क्लाउड्स। जब इन बादलों से बारिश करानी होती है तो एजेंट के रूप में सोडियम क्लोराइड यानी NaCl का इस्तेमाल होता है, जिसे हम साधारण नमक के रूप में जानते हैं। जरा रुकिए, साधारण नमक? आसमान में नमक छिड़कने से बारिश कैसे हो सकती है? ये थोड़ा अजीब लगता है सुनने में। क्या नमक नमी को अपनी तरफ खींचता है? ठीक वैसे ही जैसे बरसात के मौसम में डिब्बे में रखा नमक सील जाता है। बिल्कुल, यही इसके पीछे का असल विज्ञान है। नमक हाइग्रोस्कोपिक होता है, जिसका मतलब है कि यह हवा से पानी को सोखने की जबरदस्त क्षमता रखता है। जब इसे गर्म बादलों में डाला जाता है तो ये बादलों के अंदर तैर रही पानी की उन सूक्ष्म बूंदों को अपनी तरफ खींचता है, जो इतनी हल्की हैं कि नीचे नहीं गिर सकती। ओह, तो नमक उन्हें जोड़ देता है? हाँ, वो उन्हें जोड़कर बड़ी और भारी बूंदों में बदल देता है, जो गुरुत्वाकर्षण के कारण बारिश के रूप में जमीन पर गिरती हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर बादल ठंडे हों यानी कोल्ड क्लाउड्स, तो वहां नमक बिल्कुल काम नहीं आता। तो फिर उन ठंडे बादलों को रुलाने के लिए या कहें कि बरसाने के लिए किस चीज का इस्तेमाल होता है? वहां जिस प्रक्रिया का इस्तेमाल होता है उसे कोल्ड सीडिंग कहते हैं। इसके लिए सिल्वर आयोडाइड या ड्राई आइस, जिसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। ठंडे बादलों में पानी बहुत ज्यादा ठंडा तो होता है, लेकिन वो बर्फ नहीं बना होता। सिल्वर आयोडाइड एक बीज या न्यूक्लियाई की तरह काम करता है। जैसे ही ये बादलों में जाता है, पानी की बूंदें तुरंत इसके चारों तरफ जमकर बर्फ के छोटे क्रिस्टल बना लेती हैं। फिर वो भारी होकर गिरते हैं और रास्ते में पिघलकर बारिश बन जाते हैं। ये तो हुई इस्तेमाल होने वाली सामग्री की बात, लेकिन इसकी कितनी मात्रा छिड़की जाती है? क्या टन के हिसाब से सिल्वर आयोडाइड फेंका जाता है या इसका कोई बारीक गणित है? इसका एक बहुत ही बारीक और सख्त गणित है, जिसे मौसम विज्ञान में न्यूक्लिएशन मैट्रिक्स कहा जाता है। अगर हम मानक कोल्ड सीडिंग की बात करें तो इसके आंकड़े हैरान करने वाले हैं। 1 लीटर क्लाउड हवा में ठीक 1 न्यूक्लियाई का इस्तेमाल होता है। सिर्फ 1 न्यूक्लियाई प्रति 1 लीटर हवा? हाँ, बस 1। ये तो हवा में एक धूल के कण से भी सूक्ष्म मात्रा है। क्या इतनी कम मात्रा वाकई में बारिश शुरू करने के लिए असरदार होती है? मानक प्रक्रिया में ये पूरी तरह से असरदार है, क्योंकि वो 1 न्यूक्लियाई बादलों के अंदर एक चेन रिएक्शन शुरू करने के लिए काफी है। लेकिन वहीं एक दूसरी प्रक्रिया भी होती है, जिसे डायनामिक क्लाउड सीडिंग कहते हैं। उसमें क्या होता है? इसमें तरीका थोड़ा आक्रामक हो जाता है। भारी मात्रा का उपयोग होता है। प्रति 1 लीटर क्लाउड हवा में 100 से लेकर 1000 तक न्यूक्लियाई डाले जाते हैं। इसका मकसद बादलों के अंदर की ऊर्जा को अचानक से बढ़ाना और हवा के बहाव को बदलना होता है, ताकि बहुत भारी बारिश कराई जा सके। एक न्यूक्लियाई से लेकर 1000 तक का ये अंतर सच में हैरान करता है। चलिए, आसमान में बादलों को कैसे कंट्रोल किया जाए ये तो हमने समझ लिया। अब आसमान से उस चीज पर आते हैं जो जमीन पर गिर रही है, यानी पानी। बिल्कुल। हम रोज पानी पीते हैं, इस्तेमाल करते हैं, पर शायद ही कभी सोचते हैं कि इसका भौतिक विज्ञान कितना अजीबोगरीब है। पानी का ठोस से तरल और तरल से गैस में बदलना थर्मोडायनामिक्स का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। और अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी के रूप बदलने के ऊर्जा वाले आंकड़ों को देखें तो ये प्रकृति की एक अद्भुत इंजीनियरिंग लगती है। जब पानी ठोस अवस्था यानी बर्फ से तरल बनता है तो इस गलन की ऊष्मा या हीट ऑफ फ्यूजन के लिए 80 कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा की जरूरत होती है। 80 कैलोरी प्रति ग्राम? हाँ, लेकिन जब ये तरल से गैस यानी वाष्प में बदलता है, जिसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, तो ये छलांग लगाकर 580 कैलोरी प्रति ग्राम तक पहुंच जाता है। वाह! इसका मतलब है कि बर्फ को पिघलाने के मुकाबले पानी को भाप बनाने में 7 गुना से भी ज्यादा ऊर्जा लगती है। शायद इसीलिए गर्मियों में जमीन पर पड़ा पानी तुरंत भाप नहीं बनता और हमारे तालाब इतनी जल्दी नहीं सूखते। यही प्रकृति का सुरक्षा कवच है। और एक तीसरी प्रक्रिया भी होती है, जिसे ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। इसमें कोई चीज ठोस से बिना तरल बने सीधे गैस में बदल जाती है। सीधे गैस में? पानी के मामले में इस ऊर्ध्वपातन की ऊष्मा के लिए सबसे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि 680 कैलोरी प्रति ग्राम है। यहां से बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि पानी सिर्फ ऊर्जा सोखने के मामले में ही अनोखा नहीं है, बल्कि इसके कुछ भौतिक गुण तो ऐसे हैं जो दुनिया के हर दूसरे तरल पदार्थ के नियमों को चुनौती देते हैं।
जैसे कि इसके घनत्व का रहस्य। ये पानी की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। भौतिक विज्ञान का सामान्य नियम कहता है कि कोई भी चीज ठंडी होने पर सिकुड़ती है और उसका घनत्व बढ़ता है, लेकिन पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। 4 डिग्री पर सबसे अधिक? हाँ, 4 डिग्री से नीचे जाने पर पानी सिकुड़ने के बजाय वापस फैलने लगता है और उसका घनत्व कम हो जाता है। तो अगर हम इसे असल जिंदगी में देखें तो इसी वजह से ठंडे प्रदेशों में झीलें सिर्फ ऊपर से जमती हैं। ऊपर की बर्फ हल्की होने के कारण पानी पर तैरती रहती है और नीचे का पानी 4 डिग्री पर तरल रहता है। बिल्कुल। जिससे मछलियां और बाकी जलीय जीव जमा देने वाली सर्दियों में भी जिंदा बच जाते हैं। अगर पानी अन्य तरल पदार्थों की तरह बर्ताव करता तो पूरी झील नीचे से ऊपर तक ठोस जम जाती और सारा जीवन खत्म हो जाता। प्रकृति ने इसे जीवन बचाने के लिए ही ऐसे डिजाइन किया है। और इसी से जुड़ा दूसरा तथ्य ये है कि जब पानी पूरी तरह जमकर बर्फ बनता है तो उसका आयतन यानी वॉल्यूम 9% तक बढ़ जाता है। पानी जमने पर सचमुच जगह घेरने के लिए फैलता है। 9% का फैलाव? तभी सर्दियों में पाइपों के अंदर पानी जमने से अक्सर लोहे के पाइप तक फट जाते हैं, क्योंकि बर्फ को फैलने के लिए वो 9% एक्स्ट्रा जगह चाहिए होती है। सही कहा। इसके अलावा मैंने सुना है कि पानी एक बहुत बड़ा विलायक है। वो चीजों को अपने अंदर घोलने में माहिर है। इसके पीछे क्या विज्ञान काम करता है? इसके पीछे पानी का तीसरा अनोखा गुण है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है। अगर इसे सरल भाषा में समझें तो ये तय करता है कि कोई तरल किसी दूसरे पदार्थ के अणुओं के बीच के बंधन को कितनी आसानी से तोड़ सकता है। तो 80 एक बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा। इसी अद्भुत क्षमता के कारण पानी मिट्टी में मौजूद कठोर खनिजों और पोषक तत्वों को तोड़कर अपने अंदर घोल लेता है, जिसे पौधे अपनी जड़ों से आसानी से पी सकते हैं। क्या बात है! मतलब पानी सिर्फ प्यास नहीं बुझाता, वो पौधों के लिए एक तरह से भोजन की डिलीवरी का काम भी करता है। क्या इसका कोई और ऐसा गुण भी है जो पृथ्वी के संतुलन के लिए जरूरी है? बिल्कुल। चौथा गुण है पानी की विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट। ये 1 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। अगर हम प्रयोगशालाओं में इस्तेमाल होने वाले तरल अमोनिया को छोड़ दें, जिसकी विशिष्ट ऊष्मा 1.03 कैलोरी प्रति ग्राम होती है, तो प्राकृतिक रूप से दुनिया में किसी भी अन्य तरल की विशिष्ट ऊष्मा पानी से ज्यादा नहीं है। अच्छा। इसी उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण हमारे महासागर बहुत धीरे धीरे गर्म और ठंडे होते हैं। अगर पानी जल्दी गर्म या ठंडा होता तो पृथ्वी के दिन और रात के तापमान में इतना भारी अंतर होता कि यहाँ जीवन ही संभव नहीं हो पाता। पानी सचमुच जीवन का आधार है। लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज की अति बुरी होती है, पानी की भी। जब खेतों में जरूरत से ज्यादा पानी भर जाता है, जिसे हम जल भराव या वाटर लॉगिंग कहते हैं, तो ये जीवन देने वाला अमृत ही पौधों के लिए जहर कैसे बन जाता है? इसे समझने के लिए हमें जमीन के नीचे झांकना होगा। मिट्टी कोई ठोस सीमेंट का ब्लॉक नहीं है। उसमें छोटे और बड़े छेद होते हैं, जिन्हें माइक्रो और मैक्रोपोर्स कहते हैं। एक स्वस्थ मिट्टी में इन छिद्रों में आधा पानी और आधी हवा होती है। लेकिन जल भराव की स्थिति में ये सभी छिद्र पानी से पूरी तरह भर जाते हैं। वहां हवा और विशेष रूप से ऑक्सीजन के लिए कोई जगह नहीं बचती। ये जल भराव कुछ दिनों का अस्थायी भी हो सकता है या लंबे समय तक चलने वाला स्थायी भी। मतलब मिट्टी का एक तरह से दम घुटने लगता है। और जाहिर है पौधों की जड़ों को और मिट्टी के अच्छे बैक्टीरिया को सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो अचानक से कट जाती है। बिल्कुल सही। तकनीकी भाषा में इसे ऑक्सीजन प्रसार दर या ओडीआर का गिरना कहते हैं, और इस दमघोटू माहौल को नापने का एक बहुत ही सटीक वैज्ञानिक पैमाना है, रेडॉक्स पोटेंशियल, जिसे EH से दर्शाया जाता है। इस रेडॉक्स पोटेंशियल को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। मान लेते हैं कि ये एक बैटरी या वोल्टेज मीटर है जो हमें बता रहा है कि मिट्टी कितनी स्वस्थ है। तो एक स्वस्थ मिट्टी की रीडिंग क्या होनी चाहिए? अगर आप इसे एक मीटर की तरह देख रहे हैं तो एक अच्छी हवादार मिट्टी का रेडॉक्स पोटेंशियल 400 से 700 मिलीवोल्ट्स के बीच होता है। 400 से 700 मिलीवोल्ट? हाँ, ये मीटर का हरा और सुरक्षित जोन है। यहाँ सब कुछ स्वस्थ है और पौधे तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही जल भराव होता है और ऑक्सीजन खत्म होती है, ये मीटर बहुत तेजी से नीचे गिरता है। इसका EH गिरकर 0 से भी नीचे -250 से -300 मिलीवोल्ट तक पहुंच जाता है। ये एकदम खतरे का लाल निशान है। तो इन सब का असल जिंदगी में क्या मतलब है?
एक 400 मिलीवोल्ट की स्वस्थ जमीन का -250 मिलीवोल्ट में बदल जाना जमीन के अंदर किस तरह की तबाही लेकर आता है? ये सीधे तौर पर फसलों के लिए जीवन और मौत का सवाल बन जाता है। जब मिट्टी -250 मिलीवोल्ट के इस नेगेटिव रिडॉक्स पोटेंशियल पर पहुंचती है तो ऑक्सीजन की कमी से तड़पते हुए सूक्ष्मजीव जिंदा रहने के लिए दूसरे रसायनों से ऑक्सीजन छीनना शुरू कर देते हैं। बाप रे! इससे मिट्टी के अंदर रासायनिक परिवर्तनों की एक पूरी चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। सबसे पहले डीनाइट्रिफिकेशन लॉस बहुत तेज हो जाता है, यानी मिट्टी में मौजूद जरूरी नाइट्रोजन टूटकर गैस बनकर हवा में उड़ने लगती है। नाइट्रोजन का उड़ जाना तो बस शुरुआत होगी। अगर हम धान या चावल के खेतों की बात करें जो वैसे भी पानी में डूबे रहते हैं, वहां ये चेन रिएक्शन क्या रूप लेती है? चावल के खेतों में यह स्थिति और भी गंभीर रूप ले लेती है। वहां मिट्टी में सल्फेट्स मौजूद होते हैं। ऑक्सीजन न होने के कारण ये सल्फेट्स कम होने लगते हैं, या विज्ञान की भाषा में कहें तो रिड्यूस होने लगते हैं। अच्छा। यह सल्फेट सबसे पहले रिड्यूस होकर सल्फाइड में बदलता है। और ये चेन रिएक्शन यही नहीं रुकती? बिल्कुल नहीं। जलभराव के लंबे समय तक बने रहने से ये सल्फाइड और भी रिड्यूस होता है और अंततः H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस में तब्दील हो जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड? अगर मुझे सही से याद है तो ये वही गैस है जिसमें से सड़े हुए अंडे जैसी भयानक बदबू आती है। ये तो एक बहुत ही जहरीली गैस है। एकदम सही। और जरा सोचिए, जब ये जहरीली गैस चावल के पौधों की जड़ों के ठीक पास लगातार बनने लगे। ये गैस जड़ों के लिए बेहद टॉक्सिक होती है। ये जड़ों की सांस लेने की क्षमता को पूरी तरह खत्म कर देती है, उन्हें भीतर ही भीतर सड़ा देती है और पौधे को पोषण मिलना बंद हो जाता है। और इसी जहर, इसी H2S गैस के कारण पौधे एक बहुत ही गंभीर बीमारी का शिकार हो जाते हैं। हाँ, कृषि विज्ञान में इस बीमारी को अक्यूची कहा जाता है। एक आम इंसान सिर्फ इतना देखता है कि उसकी लहलहाती फसल अचानक से पीली पड़कर सूख रही है, लेकिन जमीन के अंदर -250 मिलीवोल्ट के उस रिडॉक्स पोटेंशियल पर सल्फेट कैसे टूटकर जहर बना रहा है, ये एक पूरी अदृश्य दुनिया है। ये हमें बताता है कि प्रकृति में हर चीज कितनी बारीकी से संतुलित है। हवा में मौजूद ऑक्सीजन से लेकर मिट्टी के अंदर के रसायनों तक एक भी कड़ी टूटती है तो उसका असर पूरी खाद्य श्रृंखला पर पड़ता है। तो आज हमने विज्ञान के दो बिल्कुल अलग छोरों को आपस में मिलाते हुए देखा। आसमान में 10 दिन आगे का मौसम देखने वाली प्रणालियों और बादलों में नमक या सिल्वर आयोडाइड डालकर बारिश कराने की तकनीक से लेकर पानी के 4 डिग्री वाले रहस्यमय फैलाव और उसके 80 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तक का सफर तय किया। और फिर अंत में हम जमीन के नीचे गए, जहां हमने देखा कि कैसे हवा की कमी से मिट्टी का वोल्टेज -250 मिलीवोल्ट तक गिर जाता है और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस चावल की जड़ों में अक्योची जैसी घातक बीमारी पैदा कर देती है। इस पूरी चर्चा से ना एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ा परेशान करने वाला विचार सामने आता है। आज हमने देखा कि इंसान बादलों में न्यूक्लियाई डालकर अपनी मर्जी से बारिश कराने की तकनीक तो विकसित कर चुका है। हाँ बिल्कुल। लेकिन जरा सोचिए, वायुमंडल में पानी की मात्रा तो सीमित है। अगर एक क्षेत्र के लोग अपने ऊपर से गुजरते हुए बादलों में भारी मात्रा में क्लाउड सीडिंग करके सारा पानी अपनी जमीन पर गिरा लेते हैं, तो हवा के रुख के साथ आगे वाले इलाके तक पहुंचते पहुंचते वो बादल पूरी तरह सूख चुके होंगे। मतलब एक तरह से हवा में ही अपने पड़ोसी के हिस्से की बारिश चुरा लेना, ये तो भविष्य में एक बहुत बड़े जल विवाद का कारण बन सकता है। ये एक बहुत ही वास्तविक संभावना है। ये उठाता है एक बड़ा सवाल, आसमान में तैरते हुए पानी का असली मालिक कौन है? और सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में जब जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक मौसम चक्र और मिट्टी का तापमान और अधिक अस्थिर होगा, तो पानी के ये अटल नियम और मिट्टी का इलेक्ट्रोकेमिकल संतुलन हमारी कृषि व्यवस्था के साथ कैसा बर्ताव करेंगे? क्या हमारी तकनीक प्रकृति के इस अत्यंत सूक्ष्म संतुलन की बराबरी कर पाएगी? यह एक ऐसा विचार है जो दिमाग को पूरी तरह से झकझोर देता है। पानी, बादल और मिट्टी की इस कहानी में इंसान का दखल आगे क्या रूप लेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। आज की इस गहरी चर्चा में बस इतना ही। सीखते रहिए, अपने आसपास छिपे विज्ञान पर सवाल उठाते रहिए और अगली बार जब बारिश के बूंदें जमीन पर गिरें तो उस अदृश्य विज्ञान को जरूर महसूस कीजिएगा।